थ्री आई एटलस, द मिस्ट्री कॉमेट और एलियन टेक्नोलॉजी। थ्री आई एटलस एक ऐसा नाम जिसने पूरे एस्ट्रोनॉमी जगत को उत्साहित कर दिया है। ये सिर्फ कोई सामान्य कॉमेट नहीं है, ये एक इंटरस्टेलर विजिटर है और केवल तीसरा कंफर्म्ड ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा है। इसका डिस्कवरी एटलास सर्वे ने किया और यह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट हमारे लिए सितारों के परे की कहानियां लेकर आया है। पर थ्री आई एटलास को खास क्या बनाता है? इसकी कॉम्पोजिशन, ब्राइटनेस और व्यवहार सभी ने उन बातों को चुनौती दी है जिनके बारे में हम कॉमेट्स के बारे में सोचते थे। अधिकांश कॉमेट्स जिनमें मुख्य रूप से फ्रोजन वाटर होती है, उनसे अलग थ्री आई एटलास असामान्य रूप से रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड आइस है और इसमें निकल के ट्रेसेस भी पाए गए, ऐसे तत्व जो सामान्य कॉमेट्स में इतनी अधिक मात्रा में नहीं देखे जाते। और भी रोचक बात यह है कि यह अपने साइज के लिए अपेक्षा से अधिक उज्जवल है और ऐसा लगता है कि यह सिर्फ सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि यह अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। अगस्त के सेशन में थ्री आई एटलास का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया गया। इस रिकॉर्डिंग में एक अद्भुत पल कैद हुआ जब डिएगो पोर्टेल्स यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर बिन यांग ने इस कॉमेट के सीएन बैंड में एक एमिशन फीचर पहचाना। इस खोज ने साबित कर दिया कि यह कॉमेट साइनाइड मॉलिक्यूल्स छोड़ रहा है। जब किसी कॉमेट की बर्फ सूरज की किरणों से गर्म होकर सब्लिमेट होती है तो उससे हाइड्रोजन साइनाइड निकलता है। यह सनलाइट के संपर्क में आकर टूट जाता है और अपने मूल तत्वों में बिखर जाता है। आमतौर पर ऐसा तब देखने को मिलता है जब कोई कॉमेट 2.5 से 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AU की दूरी पर होता है और यही वह जगह है जहां आज थ्री आई एटलस मौजूद है। दुनिया भर के कई ऑब्जर्वेटरीज ने इस फाइंडिंग को कंफर्म किया है। पहले जो सीएन सिग्नेचर कमजोर था वो अब लगातार मजबूत होता जा रहा है। ये बहुत ही कार्बन चेन डिप्लीटेड कॉमेट है। दिलचस्प बात यह है कि बोरिसोव जो पहला इंटरस्टेलर कॉमेट था उसने भी यही विशेषता दिखाई थी। शायद ये इन इंटरस्टेलर कॉमेट्स में एक पैटर्न दिखाता है, लेकिन सैंपल अभी बहुत छोटा है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सितंबर 5 को जूरी ग्रे और उनके सहकर्मियों ने 3I-ATLAS पर पहली बार पोलरिमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस की। यह इतिहास में सिर्फ दूसरा मौका था जब किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पर ऐसा अध्ययन हुआ। ग्रे और उनकी टीम ने दूरबीनों से डेटा लिया और एक अनोखी चीज खोज निकाली। 3I एटलस का पोलराइजेशन पैटर्न किसी भी ज्ञात कॉमेट या एस्ट्रॉयड जैसा नहीं था। इसमें एक एक्सेप्शनली डीप एंड नैरो नेगेटिव पोलराइजेशन ब्रांच देखी गई, यानी ये प्रकाश को ऐसे दिशा में बिखेर रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। यहां तक कि बोरिसोव में भी पॉजिटिव पोलराइजेशन थी, इसीलिए ये खोज 3I एटलास को एक नई श्रेणी में रखती है जहां के बॉडीज के बारे में हमें लगभग कुछ नहीं पता। सितंबर की शुरुआत में नामीबिया में एस्ट्रोनॉमर्स माइकल येगर और जेरल्ड रीमन ने आकाश की तस्वीरों में 3I एटलस को हरे रंग में चमकते देखा। माना जा रहा है कि यह रंग कॉमेट से निकलने वाले थीडो डी एटॉमिक कार्बन के कारण है, जो सनलाइट से एनर्जाइज होकर चमकने लगता है। इसकी ट्रैजेक्टरी हाइपरबोलिक है, मतलब ये इतना तेज चल रहा है कि सूर्य की ग्रेविटी इसे परमानेंटली बांध नहीं सकती। ये ऑब्जेक्ट डीप इंटरस्टेलर स्पेस से आया, हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरा और अब बाहर की ओर जा रहा है, फिर लौटकर नहीं आएगा। ये बात खुद बताती है ये हमारे सोलर सिस्टम का मूल निवासी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक अजीब पर नेचुरल कॉमेट। ज्यादातर वैज्ञानिक 3I एटलस को एक इंटरस्टेलर कॉमेट मानते हैं, एक ऐसा टुकड़ा जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम से निकला और संयोग से हमारे पास आ गया। उनके अनुसार इसकी अजीब रासायनिक पहचान शायद इसी बात का प्रतिबिंब है कि यह कहां और किस तरह बना, संभवतः किसी अलग तरह के कार्बन रिच तारे के पास। लेकिन विज्ञान सवाल पूछने का काम है और एक सवाल बार बार उभरता है, 3I एटलस का व्यवहार बाकी कॉमेट्स से इतना अलग क्यों है? वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या ये आर्टिफिशियल हो सकता है? अब आती है सबसे विवादास्पद बात, क्या 3I एटलस एलियन टेक्नोलॉजी हो सकता है? यहां आते हैं प्रोफेसर अवी लोब, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट। लोब ने विवादित विचार पेश किया। इस वीडियो के अंत में हार्वर्ड प्रोफेसर आवी लोब का पूरा इंटरव्यू जरूर सुनिए। इंग्लिश में इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करके नॉलेज को आगे बढ़ाएं। क्या 3i एटलस कोई नेचुरल कॉमेट नहीं बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी हो सकता है? उन्होंने कहा कि यह ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इंटरस्टेलर स्पेस से इसका आना लगभग असंभव लगता है। लोब का सुझाव था कि यह शायद किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की क्रिएशन भी हो सकती है। उन्होंने कुछ अनोखापन रेखांकित किए। इसके अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर आइस रेशियो, इसके असाधारण ब्राइटनेस और इसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऐसी विशेषताएं जो उनके अनुसार यह संकेत दे सकती हैं कि यह किसी तरह से पावर्ड और कंट्रोल्ड हो रहा है, न कि बस फ्रीली ड्रिफ्ट कर रहा है। लोब इसे 2017 के ओमुआमुआ से जोड़ते हैं, एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जिसने अजीब मोशन दिखाया था जिसे ग्रेविटी से समझाना मुश्किल था। क्या 3i एटलस भी कोई प्रोब, रेलिक या किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकता है? यह विचार मजबूत नहीं लग सकता, पर हर बड़े डिस्कवरी की शुरुआत एक प्रश्न से ही होती है। क्या 3i एटलस पृथ्वी से टकराएगा? वायरल दावों का सच। हाल ही में सोशल मीडिया पर डराने वाले हेडलाइंस छाए रहे। 3i एटलस अर्थ से टकराने वाला है। दिसंबर 2025 में एलियन कॉमेट पृथ्वी नष्ट कर देगा, पर यहां सच्चाई यह है, ये दावे पूरी तरह झूठे हैं। नासा, ईएसए और कई ग्लोबल ऑब्जर्वेटरीज के ऑब्जर्वेशंस स्पष्ट करते हैं कि 3i एटलस अर्थ से टकराएगा नहीं। इसका क्लोजेस्ट अप्रोच मिड दिसंबर 2025 में हुआ, पर वो भी लाखों किलोमीटर्स दूर था, चंद्रमा की कक्षा से बहुत परे। इसकी ट्रेजेक्टरी अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड और हाइपरबॉलिक है, यानी ये सूर्य और हम दोनों से तेजी से दूर जा रहा है हमेशा के लिए। टकराव का कोई खतरा नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो खतरा नहीं बल्कि खोज है। आगे का रास्ता क्या? जैसे जैसे ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है, वैज्ञानिक 3i एटलस का अध्ययन जारी रखेंगे। इसके केमिकल कॉम्पोजिशन, ब्राइटनेस परिवर्तन और ट्रेजेक्टरी का विश्लेषण करके और सुराग इकट्ठा करेंगे। क्या ये किसी और तारामंडल की ठंडी बाहरी सीमा से जन्मा है? क्या यह सिर्फ एक कॉस्मिक वॉन्डरर है या फिर किसी बुद्धिमान जीवन की तरफ से भेजा गया संदेश? अभी के लिए 3i एटलस हमें अधिक प्रश्न देता है, उत्तर नहीं। पर एक बात सुनिश्चित है, हर बार जब हम तारों की ओर देखते हैं तो हमें याद आता है कि हम कितने छोटे हैं। ऐसा का एहसास होता है, और यह कि ब्रह्मांड कितना विशाल, अजीब और खूबसूरत हो सकता है। ऐसा लगता है कि 3i एटलस किसी स्पेसशिप की तरह है जिसके पीछे से एनर्जी प्रोपल्शन निकल रही हो और जो सूरज के पास जाने से खुद को बचा रहा है। जैसे ही यह सूरज के करीब पहुंचेगा, इसके फटने की संभावना सबसे अधिक है। यह किसी इंटरस्टेलर पॉइंट से आया प्रतीत होता है और एक तय ट्रेजेक्टरी पर चल रहा है, मानो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा नियंत्रित हो जो टक्कर से बचने के लिए डिजाइन की गई हो। क्या यह किसी एलियन इंटेलिजेंस का कमाल है या बस एक असामान्य कॉमेट? इसका जवाब अब भी ब्रह्मांड की खामोशी में छिपा है। द क्वेश्चन स्टिल लिंगर्स, व्हाट रियली इज 3i एटलस? अब आइए सुनते हैं प्रोफेसर आवी लोब का इंटरव्यू, जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देगा। As soon as it was discovered, it was obvious that this object is quite large, and that was July 1st, 2025, and my wife wanted us to go on vacation, but I realized that I have to write a paper, so I didn't really enjoy the beach much, and I estimated the size has to be of order Manhattan Island if the brightness stems from the reflection of the object. Turns out that there is a lower limit on its size, which is about 5 kilometers, and the mass is at least 30 billion tons, based on the fact that it maintains course so far, despite the fact that it's losing 150 kilograms per second. This is a big object. It's a million times more massive than the first interstellar object discovered 8 years ago. And the question is, why haven't we found millions of smaller objects before we find this giant one? And then on top of that, it looks as if
it came along the plane of the planets around the sun. The chance of that happening at random is 1 in 500. And the question arises as to whether this trajectory was planned as part of a reconnaissance mission, because it's coming very close to Mars, Venus, and Jupiter, unusually close. For that, you need to arrange a special timing so that it will be at the right time at the right place. And it came closest to the sun yesterday. Unfortunately, we can't look at it from Earth because the Earth is on the opposite side of the sun. That could have also been a hint of a technological design. We found in the gas around it, we found nickel without iron, very little iron, mostly nickel. And the only place where we have such a composition is nickel alloys that are produced industrially for aerospace applications. And there was a jet coming from this object, a glow that extended towards the sun during July and August. We don't see that around comets. This is an anti-tail. Usually we see dust and gas which are pushed away from the sun as a result of the solar radiation pressure or the solar wind. Now, yesterday, the first report about what it's doing closest to the sun came out. These are instruments that are capable of looking very close to the sun. And it was realized that, in fact, the object is brightening. It becomes very bright right now as it comes close to the sun, and it's turning blue. And the color blue is very surprising because if there is any dust shed off a natural nucleus of a comet, the dust would make it red. And usually the surface of the object is at least an order of magnitude cooler than the surface of the sun. But what the new data indicates is that the object is bluer than the sun. How is that possible? For that, you need to arrange a temperature somewhere on the object which is higher than the temperature of the sun in order for it to be bluer than the sun. And the sun has a surface temperature of 5,800 degrees Kelvin above absolute zero. That's huge. That's that's 20 times the temperature on Earth right now. So the question is, what is going on? And I'm saying it could be a black swan event where we expect it most likely to be a natural object, but we have to attend to the possibility that it might not be natural just because the implications would be huge for humanity. Experts are relying on past knowledge, but here we have a blind date with an interstellar visitor, and it's a blind date of a type that we've never had before. So relying on past knowledge is not a good practice. But more importantly, usually, if you look at an exploding star at the edge of the universe, it has no implications for society. So it's better not to take risks and say, oh, that's an exploding star of a type that we understand. However, in a case where you have a visitor to your backyard, the visitor might enter through your front door. That's a situation where there is an important threat to humanity, and therefore even low probability events have to be taken seriously. That's something that the scientific community, including NASA, does not necessarily understand. Now, NASA does understand the fact that there could be rocks that come close to Earth, and we know that the dinosaurs were killed 66 million years ago by a giant rock the size of Manhattan Island. We know that, and therefore NASA has a plan to discover near-Earth objects that could pose a threat to us if they are rocks. But NASA did not think as of yet about the possibility that an object which has some technology in it might be in the sky, even though NASA itself launched a lot of technological objects into the sky. And I'm just saying NASA is not the most accomplished space agency in the Milky Way galaxy since the Big Bang, 13.8 billion years ago. We better recognize that. It would be arrogant to claim that NASA is the only agency polluting space with technological objects. So if there was another NASA-like agency around an exoplanet billions of years ago, simply because the parent star formed billions of years before the sun, we know most of the stars formed before the sun. The sun just is a late star that formed just in the last 1/3 of cosmic history. The point is that their gadgets could have arrived at our backyard by now, because even Voyager takes less than 1 billion years
to cross the entire Milky Way galaxy. And that's enough time for gadgets from other civilizations to have reached us. So we should be open-minded when we see new objects that are anomalous. Unfortunately, most scientists do not take risks. I'm saying, well, it's fine not to take risks, except when you deal with an implication to humanity or society. We have to consider these possibilities, and we have to collect as much data as possible. That's my point. If it turns out to be a natural object, which it may very well be, so be it. What could be the worst case scenario? That we know much more about it. But we cannot just dismiss it as a natural object that we don't need to take data about. थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।